सीओपीडी एक ऐसी समस्या है जो आपके लंग से जुड़ी हुई है। हाल ही में सीओपीडी से जुड़े हुए बहुत से सवाल हमसे पूछे गए। उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानव मनचंदा। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि सीओपीडी है क्या और ये किससे हो सकती है। सीओपीडी एक लंग्स की बीमारी है जिसको हम लंग्स की जो वीकनेस है एक तरह की, उसको सीओपीडी कहते हैं। एक तरह का दमा का प्रकार है ये, जो कि उन लोगों को होता है जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या ज्यादा पोल्यूशन जिनको इफेक्ट करती है लंग्स को, ऐसे लोगों को ये ज्यादा होता है। सबसे कॉमन कारण इसका स्मोकिंग ही है। 70 से 80% लोग जो स्मोकिंग इस बीमारी से है, स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, आपने कहा कि 70 से 80% लोग जो हैं वो सीओपीडी से जो पीड़ित हैं वो स्मोकिंग करते हैं। जो ज्यादा स्मोकर्स हैं उनमें सीओपीडी की समस्या ज्यादा देखी जाती है। तो स्मोकिंग जो है वो सीओपीडी से किस तरह से जुड़ी हुई है, मतलब कैसे एसोसिएटेड है? स्मोकिंग जो है ये अपने आप में कई सारे पॉइजनस केमिकल्स लंग्स में छोड़ती है। इसमें से कुछ केमिकल्स हैं जो लंग्स को धीरे धीरे कमजोर करते हैं, उसके धुएं से, उसके केमिकल से। तो जब आप रेगुलर स्मोकिंग कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, तो आपके लंग्स धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं, लंग्स की नालियां सिकुड़ती जाती हैं, अंदर बलगम जमने लगता है, जो कि एक सीओपीडी की बीमारी को उत्पन्न करता है। तो जैसे जैसे स्मोकिंग की प्रोबेबिलिटी आप करते ज्यादा जाएंगे, जितना स्मोक करते जाएंगे, जिसको हम स्मोक ईयर्स, पैक ईयर्स के नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्मोकिंग या डेली कितने आपने सिगरेट के पैक पिए, उसको हम पैक ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं। जितने ज्यादा आपके पैक ईयर्स होंगे उतनी ज्यादा आपको सीओपीडी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक, आपने कहा कि कितने सिगरेट आपने रोज के पिए और कितने सालों तक पिए, तो इसका क्या कुछ कोई फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का? वो क्या फॉर्मूला है? यही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्मोकिंग पैक ईयर्स जिसके नाम से जानते हैं। सपोज आपने डेली का एक पैक पिया और 1 साल तक पिया तो 1 पैक ईयर हो गया। अगर आपने 1 पैकेट डेली पिया तो 2 पैक ईयर हो गए, 2 साल तक पिया तो। ऐसे पैक ईयर्स हम लोग जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो हम पैक ईयर्स पूछते हैं कि आपने कितने पैकेट डेली पिए, कितने साल तक पिए। तो जितना ज्यादा हमारा पैक ईयर्स है उतनी ज्यादा लंग्स को प्रोबेबिलिटी है दिक्कत होने की। और केवल सीओपीडी नहीं, तो केमिकल्स है वो लंग्स में और भी बीमारियां करते हैं, कैंसर भी करते हैं, वो भी डायरेक्टली इन केमिकल से रिलेटेड। हाँ, क्योंकि स्मोकिंग बहुत सारी, मतलब मैंने जिन भी डॉक्टर से बात करी, अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट से बात करती हूँ तो वो भी कहते हैं स्मोकिंग के लिए नहीं, अगर न्यूरो में किसी से बात करें तो वो भी कहते हैं। सिगरेट ओवरऑल आपकी हेल्थ को कैसे इफेक्ट, मतलब जैसे आप, ऐसा लगता है कि बस आपने स्मोक ही तो किया है और किया ही क्या है, पर वो अंदर जाके कैसे आपके शरीर को इफेक्ट करता है? तो स्मोकिंग से ना बहुत सारे केमिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं जो तरह तरह के अंगों को अलग अलग तरह के तंग करते हैं। लंग्स को तो सबसे कॉमन लिया, जो कि सबसे कॉमन सोर्स वही है जहाँ पे स्मोक अंदर जा रहा है। उसके बाद जो और अंदर जो केमिकल्स फैलते हैं शरीर में स्मोकिंग से रिलेटेड, ब्लड के थ्रू फैलते हैं, तो ब्लड की कमी होना, फिर जगह जगह अंगों पे जाएंगे, हार्ट पे जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे, तो वहां पे भी इनके साइड इफेक्ट, स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक होना। नाड़ियों में से केमिकल जा रहा है तो नाड़ियां आपकी थिक हो जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे पेट में जाएगी तो पेट में या ब्लैडर का कैंसर होना। तो जहां भी वो केमिकल ब्लड के थ्रू आपका ट्रेवल कर रहा है वो अपने साइड इफेक्ट छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली जैसे हम कोई दवा खाते हैं वो भी बॉडी में जाती है, अपने इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट दिखाती है। ये सारे केमिकल पूरी बॉडी में जाके नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लंग से ही एंट्री करा रहे हैं केमिकल की, तो सबसे ज्यादा कॉमनली वही प्रॉब्लम कर रहे हैं लोग। लेकिन और भी ऑर्गन्स है, इनफैक्ट कोई शरीर का ऐसा ऑर्गन नहीं है जिससे केमिकल्स हमें तंग ना करे। मोस्टली हर ऑर्गन को तंग करती हैं। ज्यादा स्मोकिंग करने से इनफैक्ट इनफर्टिलिटी भी होती है मेल्स में, फीमेल्स में, तो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इससे बढ़ जाती है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि स्मोकिंग जो है वो सर से लेके पांव तक आपको प्रभावित करती है। जी, सीओपीडी के केसेस जो है उन लोगों में भी देखे जाते हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो वो कौन से कारण हो सकते हैं कि सीओपीडी किसी में हो? जैसे हमने बताया कि 20 से 30% ऐसे लोग हैं जो बिना स्मोकिंग के भी सीओपीडी है, और आजकल इनकी तादाद बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन का जो इफेक्ट है, जो अक्यूमुलेटिव इफेक्ट पोल्यूशन का दिख रहा है, हर साल हमारी लंग्स पोल्यूशन फेस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमने जैसे स्मोकिंग का, कितने साल आप स्मोक कर रहे हैं, कितने सालों तक कर रहे हैं, इसी से जैसे हम कितने सालों से पोल्यूशन से इफेक्ट हो रहे हैं। दिल्ली में आप देख रहे हैं, एनसीआर में देख रहे हैं कि हर साल सर्दी में खासकर पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, और जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ रही है वो स्मोकिंग का इफेक्ट भी पड़ रहा है, पोल्यूशन का इफेक्ट भी पड़ रहा है, तो इससे भी धीरे धीरे हमारे लंग्स कमजोर हो रहे हैं, जो कि अब सीओपीडी की बीमारी इसी वजह से नॉन स्मोकर्स में बढ़ रही है। इसके अलावा जैसे कोई किसी को चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, निमोनिया हुआ, उससे भी लंग्स कमजोर हो रहे हैं।
ऐसे पेशेंट्स भी कई बार सीओपीडी में कन्वर्ट हो रहे हैं। कोविड के पेशेंट्स हमने देखे कितने सारे जिनको कोविड के बाद सांस की बीमारी अभी तक चल रही है जो सीओपीडी में कन्वर्ट हो गया। और खासकर कुछ लोग जो पोल्यूशन वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डाइज में, पेंट्स में या कंस्ट्रक्शन में, उनको भी पोल्यूशन काफी फेस करना पड़ता है। उनके लंग्स भी बिना स्मोकिंग की वजह से भी सीओपीडी में कन्वर्ट होते हैं। और अगर ऐसे में, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में कोई रह रहा है और वो स्मोकिंग भी कर रहा है तो उसका रिस्क ऑब्वियसली डबल हो जाता है। डबल हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि आप दोनों तरीके की नुकसान अपने शरीर को दे रहे हैं। आप काम तो कर ही रहे हैं, उसके ऊपर से आप स्मोक भी कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी हमारे पास इस टाइप का पेशेंट आता है हम उसको बहुत स्ट्रिक्टली समझाते हैं कि स्मोकिंग आपके लिए डबल एज है, क्योंकि आप दोनों धार से आप लड़ रहे हैं। तो इस चीज बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने प्रदूषण की बात की, स्मोकिंग की बात की, कुछ ऐसे लंग इन्फेक्शन भी हैं जो आपने अभी बताया भी कि जिनसे सीओपीडी होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, तो वो कौन से ऐसे इन्फेक्शन हैं? एक तो ट्यूबरकुलोसिस है। इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस अभी भी बहुत कॉमन है। टीबी। तो उससे लंग्स कमजोर डेफिनेटली होते हैं, खासकर अगर हमारा ट्रीटमेंट इफेक्टिव ना रहे, पेशेंट्स प्रॉपरली दवाई नहीं ले या लेट इलाज शुरू हो, तो शुरू में जो लंग्स कमजोर हो जाते हैं फिर वो आगे चल के सीओपीडी का रूप धारण कर लेते हैं। कोविड के बाद हमने देखा है काफी पेशेंट्स को सीओपीडी में प्रॉब्लम हुई है। कुछ इन्फेक्शन है जैसे निमोनिया जो करते हैं, बैक्टीरिया जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होते हैं निमोनिया वाले, वो भी कई बार लंग्स को आगे चल के कमजोर करके सीओपीडी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो वजह क्या होती है कि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाए? वो उनके पीछे मतलब क्या आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कुछ कमजोरी आती है, क्या मुख्य कारण क्या? जो इन्फेक्शन हमारे लंग्स में होता है ना, ये लंग्स के सेल्स को मार देता है। और नाड़ियों में भी कई बार दिक्कत पैदा कर देता है, नाड़ियों को खोल देता है, चौड़ी कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है आर्किटेक्चर उसका। तो जब ऐसा डिस्टॉर्शन हो जाए आर्किटेक्चर का, बेसिक ढांचा आपका लंग्स का बदल जाए, तो वो फिर सीओपीडी में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर लंग्स का आर्किटेक्चर आपका बिगड़ गया तो ऑब्वियसली वहां पे फिर कल को बलगम भी ज्यादा जमेगा, सांस भी आपको फूलेगी। तो ऐसे पेशेंट सीओपीडी में कन्वर्ट फिर ज्यादा होते हैं। आपने अभी कुछ लक्षण बताए सीओपीडी के, और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे कोई ये समझे कि उसे सीओपीडी है? सीओपीडी के जो कॉमन लक्षण है उसमें सबसे पहले खांसी होना रेगुलर, सांस फूलना, जरा से काम करने पर सांस फूलना, या उसको बलगम ज्यादा बन रहा है, खासकर बलगम अगर पुरुलेंट है जिसको हम कहते हैं पीला बलगम या हरा बलगम है, तो ऐसे लक्षण कॉमन होते हैं। इसके अलावा जब सीओपीडी एडवांस होता है तो फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी शरीर में होने लगती है, जो उसके लक्षण दिखते हैं, शरीर पीला पड़ना, बात न कर पाना सीओपीडी की वजह से, या पैर में स्वेलिंग होना अगर जो सीओपीडी एडवांस स्टेज में चला जाता है। अच्छा, पैरों की स्वेलिंग भी आपके सीओपीडी से जुड़ी हुई हो सकती है अगर साथ में सांस लेने में दिक्कत हो। आपने जो सिम्टम्स बताए वो काफी सिमिलर थे जो कि लंग कैंसर में भी देखने को मिलते हैं, तो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं आप? सीओपीडी जहाँ पे हमें डाउट होता है वहाँ पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जनरली हम एक सांस का फ्लूक मार के टेस्ट होता है जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। वो एक बेसिक टेस्ट है, लंग्स को आपकी कितनी स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट करने का। उससे हम पता लगा पाते हैं कि इस पेशेंट को सीओपीडी है और कितनी सीवियरिटी पे है। दूसरी बात, जहाँ पे हमें डाउट होता है कि कहीं कोई कैंसर या कुछ ऐसी चीज साथ में नहीं जुड़ी हुई, उसके लिए हम चेस्ट एक्सरे या अगर उसमें भी क्लियर नहीं होता तो सीटी स्कैन करके क्लियर करते हैं। बट बेसिक जो हमारा टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफपी जिसको हम कहते हैं, वो हम करते हैं सीओपीडी में। सांस से जुड़ा हुआ है। तो और कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे कि आपकी सांस फूलती है? और बहुत सारे कारण होते हैं। रिलेटेड इससे बीमारी है जिसको हम अस्थमा कहते हैं, वो जनरली नॉन स्मोकर्स में होती है, वो रिवर्सिबल होती है, उससे भी सांस फूलता है। कई बार सांस फूलने के लंग्स के अलावा कारण होते हैं, जैसे किसी को हार्ट की कमजोरी है उसका भी सांस फूलेगा, किसी के शरीर में लिवर या किडनी की वजह से पानी अगर ज्यादा भर गया उससे भी सांस फूलेगा। और इंडिया में खासकर फीमेल्स में सबसे कॉमन जो होता है एनीमिया, आपने हीमोग्लोबिन अगर कम है तो उससे भी आपका सांस फूलेगा। तो जहाँ पे हम पे डाउट है कि एनीमिया भी साथ में है तो हम उसका एक आयरन हीमोग्लोबिन टेस्ट करके उसको पता करके उसको करेक्ट करके। ठीक है। सीओपीडी के कुछ यूनिक ऐसे लक्षण हैं कि जो उसे बाकी दूसरे इन्फेक्शन से या थोड़ा अलग खड़ा कर देते हैं कि ये एक सिम्टम है तो ये सीओपीडी ही हो सकता है? सीओपीडी ना रिवर्सिबल बीमारी है, मतलब अगर आपको एक बार सीओपीडी एस्टैब्लिश हो गई तो वो आपको फिर सिम्टम्स रहने वाले हैं। और बीमारियों में जैसे इन्फेक्शन हो गया, आपको कुछ टाइम के लिए खांसी बुखार जुकाम हुआ, आप ठीक हो गए। सीओपीडी में आपका खांसी होगा, सांस फूलेगा, और ये प्रॉब्लम आपकी बिना दवाई के तो डेफिनेटली बढ़ेगी, दवा पे कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन बीच बीच में आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जब ये रेगुलर प्रॉब्लम होने लगे 1-2 साल तब सीओपीडी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और ऑब्वियसली अगर आप किसी अपने प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें,
तो वो PFT करके आराम से आपको ये बीमारी का कंट्रोल कर सकता है। COPD में जो पैर की स्वेलिंग के बारे में मैं बता रहा था वो तब होती है जब COPD एडवांस स्टेज पे चला जाए, ऑक्सीजन की कमी से हार्ट पे प्रेशर बढ़ने लगे, और हार्ट पे जब प्रेशर बढ़ने लगता है तो COPD की बहुत एडवांस स्टेज मानी जाती है। उस प्रेशर की वजह से पैरों में स्वेलिंग, दोनों तरफ पैरों में, पैर के निचले हिस्सों में स्वेलिंग होने लगती है। तो इसको COPD हम पल्मोनरी के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं, जिसमें COPD बहुत ज्यादा बढ़ने से हार्ट पे भी आपको स्ट्रेस पड़ने एडवांस में ये हुआ। अच्छा, मैं थोड़ा रिदम को ब्रेक कर रही हूँ, लेकिन एक सवाल बीच में मेरा रह गया था। हम जब स्मोकिंग की बात कर रहे थे, क्या पैसिव स्मोकिंग भी इसमें किसी तरह का रोल निभा सकती है? बिल्कुल। पैसिव स्मोकिंग आप ये मान के चलिए कि अगर 1/10 आपको सिगरेट आपको मिल रही है, ठीक है ना, तो आप अगर 1/10 सिगरेट आप डेली ले रहे हैं और कई सालों तक ले रहे हैं, आपका पार्टनर अगर रेगुलर आपके सामने 10 सिगरेट पी रहा है तो एक तो आप पी रहे हैं, तो मतलब ये मान के चलिए कि आप महीने की 30 सिगरेट पी रहे हैं करीब से। तो पैसिव स्मोकिंग भी आपको नुकसान करती है। एक्टिव स्मोकिंग से यू कैन से 10% करती है, लेकिन डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर उसका रहे, रेगुलर आपका पार्टनर आपके सामने कई बार स्मोकिंग कर रहा है, तो आपके अंदर भी वो केमिकल्स जाएंगे, धुआं जाएगा, तो आपको नुकसान करेगा। हालांकि प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहेगा तो नुकसान होगा। COPD की कुछ स्टेजेस भी होती हैं? COPD की स्टेजेस एक गोल्ड क्लासिफिकेशन होती है जो वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाती है। इसमें COPD की 3 स्टेज है, A, B एंड E। ये डिपेंड करता है पेशेंट को कितने सिम्टम्स हैं, किस हिसाब से वो एक्सेसरबेशन में जा रहे हैं, मतलब साल में कितनी बार उसको ज्यादा सांस फूल रहा है, उसकी क्लासिफिकेशन A, B और E इस क्लासिफिकेशन के तौर पे की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट किस स्टेज पे है COPD के। ठीक, इनको थोड़ा और आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? हाँ, A, B और E जो मैंने बताई, A में क्या है कि पेशेंट के सिम्टम्स कम रहेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता उसका। B में यह है कि अगर पेशेंट के सिम्टम ज्यादा है या साल में एक बार हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ रहा है। और E जो कैटेगरी है जिसमें सिम्टम भी ज्यादा है और साल में 2 या 3 बार से ज्यादा हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, तो वो E कैटेगरी कहलाती है। आपने बात की हॉस्पिटलाइज होने की, तो इलाज क्या है इसके लिए? जैसे आपने कहा साल में एक बार होना पड़ता है, किसी को सिम्टम आए तो ये तो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि कब आपको जरूरत है एडमिट होने की। ट्रीटमेंट्स क्या है COPD के? ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम जो बेसिक पे जाते हैं ना, कि जिस कारण से आपको COPD हो रहा है उसको आप अवॉइड करें, और वो जनरली स्मोकिंग होता है या आपका एक्सपोजर होता है, तो वो जहाँ पे आपको एस्टेब्लिश हुआ COPD है, आपको वो चीजें अपनी लाइफ से बिल्कुल हटानी है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप जिस भी आप ट्रीटमेंट पे बात करें। लेकिन अगर ये पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है तो मतलब अपनी जगह बदली जाए या पॉल्यूशन से, मतलब जैसे अपना शेड्यूल चेंज करें कि जिस टाइम पॉल्यूशन कम है उस टाइम बाहर निकले, मास्क लगा के निकले, घर में अपना पोल्यूशन फ्री रखने के तरीके ढूंढे, मतलब जो भी आप स्टेप ले सकते हैं उसके लिए। स्मोकिंग, क्योंकि सबसे कॉमन कारण स्मोकिंग ही आ गई, तो अगर आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो आप ये समझिए 70% पेशेंट तो आपके वैसे ही उस आगे जाने से बच जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी इस पेशेंट को हो उसको हम अवॉइडेंस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद आती है ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट जैसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं जो मैंने बताया, उसमें लंग्स की कितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से हम लोगों को दवाइयाँ देते हैं। दवाइयों में सबसे कॉमन इसमें इनहेलर्स होते हैं, जो आज भी लोग टैबू मानते हैं, मतलब अच्छा नहीं मानते, लेकिन वो इस बीमारी का मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। इसमें भी 2 तरीके की दवाई होती है, ब्रोंकोडायलेटर जिसको हम कहते हैं। इसमें हम उस कॉम्बिनेशन में अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज उस हिसाब से इनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हम इनको एक्सरसाइजेस के बारे में बताते हैं, जो कि लंग्स की एक्सरसाइजेस करना है, जिसमें योगा या और भी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस होती हैं, वो हम इनको गाइड करते हैं ताकि ये रेगुलर करें, ताकि लंग्स की जो प्रॉब्लम है वो आगे ना बढ़े। और एक इम्पोर्टेंट है ऐसे पेशेंट्स को वैक्सीन लेना। जो पेशेंट COPD के हैं उनमें फ्लू की वैक्सीन, निमोनिया की वैक्सीन एज पर गाइडलाइंस वो लेना जरूरी है। पीछे वैक्सीन की कोविड के चलते सबकी नॉलेज बढ़ गई है, सब अब तैयार है कि वैक्सीन लेना चाहिए, फायदा करती है। तो अब ये हम वैक्सीन जब पेशेंट को 5 साल पहले बोलते थे शायद लोग नहीं लेते थे, अब लोगों को पता है कि वैक्सीन फायदा कर रही है, तो अब काफी लोग रेडीली इसको ले लेते हैं। लेकिन जैसे निमोनिया के इम्यूनोकोकल एक वैक्सीन है वो, तो वो तो बचपन में देते हैं। अगर किसी ने बड़े होके किसी को डायग्नोज हुआ COPD तो वो ले सकते हैं वैक्सीन का? तो बड़े की बीमारी है। हाँ, ये मैं जानती हूँ। तो अब वैक्सीन में 2 चीजें हैं, बच्चों में अलग वैक्सीन दी जाती है, बड़ों में अलग कैटेगरी की वैक्सीन है। और न्यूमोकोकल और एक फ्लू की जो सालाना वैक्सीन है वो ऐसे पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड है। नेशनल इंटरनेशनल सारी गाइडलाइंस कहती हैं कि जिसको COPD है या कुछ और भी बीमारी है उनको वैक्सीन देनी अनिवार्य है। हर फिजिशियन का कर्तव्य है कि वो ऐसे पेशेंट को गाइड करे कि आपको ये वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे जो इन्फेक्शन होते हैं
उसकी रोकथाम से आपके लंग्स की फर्दर वर्सिंग के चांसेस कम होते हैं। तो अगर किसी को सीओपीडी नहीं है या किसी भी तरह की कोई भी लंग्स से रिलेटेड बीमारी नहीं है लेकिन वो स्मोकर है, तो क्या वो ऐसी वैक्सीन लेकर खुद को सेफर साइड पे रख सकते हैं? जो फिर उसमें आते 60 के बियॉन्ड, अगर वो 60 एज के बियॉन्ड है उसमें भी रिकमेंडेड है, अगर उसको कोई बीमारी नहीं भी है तो 60 के बियॉन्ड है तो ले सकता है। उससे कम एज में भी अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, वैक्सीन के तो ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन एज पर रिकमेंडेशन 60 के बियॉन्ड अगर आप हैं, स्मोकर हैं, तो डेफिनेटली आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। ठीक। और अगर किसी को सीओपीडी नहीं है, वो स्मोकर है और 40, 50 या मिड एज में है, तो अगर वो ले लेते हैं तो ये उनके फायदे के लिए होगा या उन्हें वेट करना चाहिए? फायदे के लिए है, वैक्सीन अगर वो लें तो उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। फायदा कितना होगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि सीओपीडी नहीं होगा, बट डेफिनेटली 2 कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, फ्लू और इम्यूनोमिया, उससे रोकथाम आपकी होगी। अगर आपको बीमारी हुई तो डेफिनेटली आपके लंग सफर करेंगे। वैक्सीन के बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट है, सेफ्टी प्रोफाइल बहुत ज्यादा है, तो हम तो रिकमेंड करते हैं जो भी स्मोकर है वो ले लें, लेकिन स्मोकिंग छोड़े तो बहुत ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। कुछ टिप्स दे सकते हैं आप स्मोकिंग छोड़ने के लिए? स्मोकिंग छोड़ने के लिए हमारे पास स्पेशल ये काउंसलिंग टिप्स होते हैं जो पेशेंट को पहले तो समझाते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। जैसे अभी हमने आपसे बात करी, हम पेशेंट से भी जनरली इसी बात को समझाते हैं कि इतने केमिकल्स हैं इसमें, इतने हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं, और पेशेंट को जब समझ आने लगती है तो वो डेफिनेटली थोड़ा, जिसको हम कहते हैं प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में आ जाता है। ठीक है, फिर वो सोचता है अपने लिए, और फिर अगर परिवार भी साथ में वो भी उसको कन्विंस करे तो फायदा होता है सिर्फ स्मोकिंग छोड़ लेंगे। तो अगर सिर्फ काउंसलिंग से नहीं होता तो इसकी दवाइयां भी आती हैं, कुछ निकोटीन के पैचेस आते हैं, च्युइंग गम आती हैं, जो कि निकोटीन एक केमिकल है वो बॉडी में पहुंचाता है। निकोटीन केमिकल पर से हार्मफुल नहीं है, वो सिर्फ ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, तो वो केवल हम उसी केमिकल को अलग से देते हैं ताकि आपकी जो तलब है स्मोकिंग की वो कम हो। और भी कुछ दवाइयां हैं, वेलिसिलिन, बुप्रोफेन, ये भी हम देते हैं कई बार स्मोकिंग छुड़वाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट को क्या मेडिसिन सूट करेगी। आपने इनहेलर की बात की थी, इलाज के दौरान इनहेलर इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि इनहेलर पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है? क्योंकि ये एक मिथ बहुत ज्यादा है कि अगर आपने एक बार इनहेलर यूज किया तो फिर आपको बार बार करना। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, मैं इसका एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अगर सपोज आपको शुगर होगी, आपने शुगर की कोई दवाई जैसे इंसुलिन लेनी शुरू करी, तो वो आपके शरीर की जरूरत है या आदत है? वो आपके शरीर की जरूरत है ना। ऐसे ही इनहेलर आपको अगर शुरू किया गया है, ये आपके शरीर की जरूरत है। इनहेलर सिर्फ आपके लंग्स में दवा पहुंचा रहा है, ठीक है, आपको टैबलेट नहीं खानी पड़ रही, और जो आपका ऑर्गन इफेक्टेड है वही दवा पहुंचा रहा है। कोई साइड इफेक्ट्स उसकी बॉडी में कहीं और नहीं हो रहे। एक और एग्जांपल, अगर आपके आंख में प्रॉब्लम है तो आप आई ड्रॉप डालेंगे, गोली तो नहीं खाओगे, प्रेफर नहीं करोगे। इसीलिए लंग्स में प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट लंग्स में डालने वाली दवा लो, तो इनहेलर हो गया। बॉडी में कहीं और केमिकल्स नहीं जा रहे तो साइड इफेक्ट्स बहुत कम है आपकी बॉडी पे, और डायरेक्ट ऑर्गन पे जा रही है तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट में ही दिखा रहे हैं। तो इसीलिए इनहेलर का जो टैबू है वो हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। काफी लोग जैसे यूज करते हैं, एक बार 10 दिन लिया, 15 दिन लिया, और इतना बेटर महसूस करते हैं कि खुद ही समझ जाते हैं कि नहीं, इससे मुझे फायदा मिलेगा, एंड दे कंटिन्यू। वो जस्ट एक मिथ है, टैबू है, जिसको हम हटाने की काफी कोशिश। आपने अस्थमा की बात की थी, अगर किसी अस्थमा के पेशेंट, कितने % पहले तो चांसेस है कि अस्थमा के पेशेंट को सीओपीडी हो सकता है, और अगर है साथ में तो वो कितना गंभीर हो सकता है पेशेंट? ये एक अलग से आजकल टर्म है, अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम, एक और इसको कहते हैं। अब ऐसे अस्थमा के पेशेंट जो कई सालों से जिनको अस्थमा है, उनके लंग्स में भी आर्किटेक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, ढांचा बदल जाता है। खासकर ऐसे पेशेंट्स में जो बचपन से जिनको अस्थमा चला आ रहा है, 60-70 के आसपास ही पहुंच गई, उनका लंग्स बदल जाता है, और लंग्स में चेंजेस होने की वजह से वो सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ऐसे अस्थमा के पेशेंट केवल अब 100 में से मानिए 5-10% होंगे जो सीओपीडी में डेवलप करते हैं। आजकल अस्थमा का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, तो ऐसे पेशेंट सब बहुत कम होते हैं जो अनकंट्रोल्ड होने से जिनके लंग्स ही बदल गए। बट हाँ, अभी भी 5-10% लोग हैं जो सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनका ट्रीटमेंट हम जैसे अस्थमा के पेशेंट्स में करते हैं, स्टेरॉइड इनहेलर हो गया, ब्रोंकोडायलेटर हो गया, आजकल उसमें बायोलॉजिकल सिर्फ दवाई हैं जो इंजेक्शन आते हैं अस्थमा के, वो भी दिए जाते हैं ताकि वो पेशेंट्स आगे फर्दर वर्सन ना करें। जी, तो सीओपीडी का कोई इलाज है, क्योर है इसके लिए कि मतलब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, वही मैंने आपको भी बताया ना, सीओपीडी अगर आपको हो गया तो आपके सिम्टम्स कंट्रोल करने हैं। हमारा जो टारगेट है सीओपीडी इलाज का, सिम्टम कंट्रोल और एक्सरसेबेशन कंट्रोल, मतलब डेली लाइफ आप अच्छे से डील करें और आपको बार बार दाखिल होना ना पड़े, एक्सरसेबेशन ना हो। क्योंकि जब भी आप एक्सरसेबेशन जिसको हम कहते हैं, तो वो लंग्स फंक्शन वर्सन हो गए आपके,
एक एक्सासर्बेशन हुआ तो मान के चलो 5-10% लंग्स आपके और कमजोर हो गए। तो हमारा टारगेट है कि आपके सिम्टम फ्री रहे, एक्सासर्बेशन फ्री रहे, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े, रेगुलर दवाइयों पे आप मेंटेन रहें, लंग्स आपके कंट्रोल में रहे। ये हमारा टारगेट है सीओपीडी मैनेजमेंट का। सीओपीडी के लिए एक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सीओपीडी में ऑक्सीजन रेगुलर के लिए जब यूज पड़ती है, जब सीओपीडी एडवांस स्टेज पे चला जाता है, जब लंग फंक्शन आपके 30% से भी कम रह जाते हैं, उस स्टेज में क्या होता है कि शरीर में जो लंग्स है आपके प्रयोग ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते, तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन आपको देनी पड़ती है, खासकर रात के टाइम, सो के टाइम, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन और डिप होती है। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी LTOT के नाम से जानते हैं। सीओपीडी में 5-10% लोगों में जो सीवियर पे पहुंच जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो रेगुलर बेस पे फिर उनको लेनी पड़ती है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं? ऑक्सीजन पर से के साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें सीओपीडी में ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऑक्सीजन की फ्लो बहुत ज्यादा ना दे। फ्लो ज्यादा देने से कई बार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है, तो वो पेशेंट फिर नींद में, गफलत में जाने लगते हैं। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन उसको देना जरूरी है। अपने फिजिशियन से पूछ के कि कितने रेट पे आपको ऑक्सीजन कितने घंटे के लिए चाहिए, उस हिसाब से लेना। ठीक, आपने कहा कि ऑक्सीजन थेरेपी जो है एडवांस स्टेज में दी जाती है, क्या कुछ ऐसा भी है कि अगर आप अर्ली स्टेज में सीओपीडी का आपको पता चल जाए कि किसी पेशेंट को या आपको है, तो उसकी ट्रीटमेंट इजी हो जाती है, मतलब लाइफ थोड़ी इजी रहती है? अगर आपको जितना अर्ली कैच करे सीओपीडी या किसी बीमारी को, ट्रीटमेंट ऑलवेज उसका इजी रहता है। अगर आपने अर्ली स्टेज में सपोज 40 के एज में पेशेंट आ रहा है, उसके लंग्स अभी जस्ट इफेक्ट होना शुरू हुए हैं, हमने उसको सबसे पहले समझाया कि आपने स्मोकिंग छोड़ दी, उसने मान ली, और मे भी उसकी दवाई लेके, कई बार तो बहुत, जिसको हम अर्ली एयरवे डिजीज के नाम से जानते हैं या स्मॉल एयरवे डिजीज के नाम से जानते हैं, जिसमें छोटी सी नालियां हैं, वही अभी तक नहीं है, बड़ी नालियां तो प्रॉब्लम नहीं पहुंची है। तो अगर वहीं पे हम उसको ट्रीट करते हैं तो वो प्रॉब्लम रुक भी जाती है वहीं पे। और अगर कोई बहुत अच्छे से फॉलो करे तो कई बार चांस है कि उसके इनहेलर्स वगैरह भी आगे स्टॉप हो जाते हैं। बट दैट इज, अगर वो पेशेंट हमारी बात माने और अर्ली स्टेज पे स्मोकिंग भी छोड़े, प्रिकॉशंस भी ले, दवा भी प्रॉपर ले, तो आसान हो सकता है जी। एक कुछ ऐसे घर पे किए जाने वाले टेस्ट हैं, जैसे कहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप गुब्बारा फुलाते हैं तो आप अपने लंग को समझ सकते हैं कि वो कितने केपेबल है, तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं अपने लंग की कैपेसिटी? हाँ, मतलब वैसे पुराने जमाने में शंख बजाने का काफी एक कॉमन रिवाज था, आजकल तो खैर लोग नहीं करते हैं, बट गुब्बारा फुलाने से आपको डेफिनेटली एक रफ आइडिया लग जाता है कि लंग कैपेसिटी कितनी है। या कोई लोग जो रेगुलर बोलते हैं, उनको भी अगर अपने सेंटेंसेस या वर्ड्स पूरा करने में दिक्कत नहीं आ रही, पैराग्राफ बोल पा रहे हैं, या कोई रेगुलर वॉक कर रहा है, वॉकिंग से अगर उसको सांस मिलने लग रहा है तो इसका मतलब दिक्कत है। मतलब कोई भी एक्सरसाइज जो लंग्स की कैपेसिटी को टेस्ट कर रही है, जिसमें कॉमनली तो गुब्बारा फुलाना है या शंख बजाना है, इससे आपको पता लग जाता है। उसके अलावा एक आजकल एक पीक फ्लोमीटर होता है, बड़ा हैंडी सा डिवाइस है, वो आजकल बहुत कॉमनली अवेलेबल है, पीक फ्लोमीटर के नाम से जानते हैं, जिसमें बॉल्स होती है छोटी छोटी। उससे आप अपने लंग्स की एक रफ कैपेसिटी पता लग जाती है आपको। हमारे पेशेंट्स को कई बार बोलते भी हैं कि आप इसको रखिए अपने पास, एक तो आप उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं लंग्स की, और लंग्स की कैपेसिटी में कि आप कितने बॉल उठा पा रहे हैं, उससे आपको पता लग जाता है। ठीक है, ऐसा भी कुछ है कि सीओपीडी आगे जाकर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है? सीओपीडी से कैंसर कन्वर्ट जनरली डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि दोनों एक ही कारण से आ रहे हैं। हाँ, दोनों स्मोकिंग की वजह से आ रहे हैं या आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन से आ रहे हैं, तो दोनों का जड़ एक ही है। कुछ सीओपीडी पेशेंट्स में डेफिनेटली कैंसर साथ में आपको पाया जाएगा, और इसमें कैंसर का ट्रीटमेंट करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लंग्स पहले ही कमजोर है, ऊपर से कैंसर भी हो जाता है, तो ट्रीटमेंट बिकम्स लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। बट एक ही बीमारी से दोनों उपज हो रही है, तो कॉमनली इकट्ठे दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें तो फिर ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाता होगा? डिफिकल्ट इन द सेंस कि जैसे अगर किसी पेशेंट को सीओपीडी नहीं है, कैंसर हमको मिला है अर्ली स्टेज पे, तो हम उसका ऑपरेट करके निकाल सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर सीओपीडी है, आपके लंग्स पहले कमजोर है, उसमें हमें ऑपरेशन सोचना पड़े, तो ऑब्वियसली ऑपरेशन सहने की लंग्स की क्षमता कम है आपकी, तो ट्रीटमेंट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर हमारा एक ट्रीटमेंट का पार्ट हमें स्किप करना पड़ता है, मे बी फिर रेडिएशन या कीमो के बारे में सोचना पड़ता है। किसी तरह से सीओपीडी आपके दिल को भी इफेक्ट करता है? सीओपीडी से मैंने जैसे अभी बताया कि ऑक्सीजन कम जब ऑक्सीजन कम जा रहे हैं, और जब एडवांस स्टेज में सीओपीडी, जब हार्ट पे प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसको हम राइट हार्ट फेलियर कहते हैं, राइट हार्ट फेलियर, जो हमारी हार्ट की समस्या है मोस्टली वो लेफ्ट हार्ट से होती है, जो हम कॉमनली मानते हैं हार्ट अटैक होना, लेकिन सीओपीडी या लंग्स की जो प्रॉब्लम है वो राइट हार्ट को इफेक्ट करती है,
जिसकी वजह से जो मैंने बताया पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ राइट हार्ट फेलियर। तो लंग्स को जो प्रॉब्लम है वो राइट हार्ट को इफेक्ट करती है। राइट हार्ट में प्रेशर जब बढ़ने लगता है तो पैरों में स्वेलिंग करती है। इसी को हम सीओपीडी, कॉर पल्मोनरी या सीओपीडी विद राइट वेंट्रिकुलर राइट हार्ट फेलियर कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने दिल की बात की, तो कई बार ये भी देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को सीओपीडी होता है उनके सेंटर में या राइट हार्ट की तरफ थोड़ा कुछ पोर्शन उभर जाता है, उसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये है कि जब आपके राइट हार्ट पे प्रेशर पड़ता है तो वो पहले अपने मसल का साइज बढ़ाने की कोशिश करता है कि उससे काउंटरएक्ट कर ले उस प्रेशर को। तो जब मसल साइज बढ़ता है तो उसको हम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। मसल थोड़े से आपके बढ़ते हैं तो उससे थोड़ा सा उभर जाता है। लेकिन जब जैसे जैसे वो हाइपरट्रॉफी होके भी आपका हार्ट इतना प्रेशर नहीं झेल पाता तो फिर वो राइट हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है, क्योंकि प्रेशर फिर बहुत ज्यादा होने से फिर काम करना ही उसका मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो ये मतलब अगर आपको हल्का सा उभरा हुआ दिख रहा है तो कोई ट्रीटमेंट है इसके लिए आपको पहले तो एक हार्ट का इको करके देखना होता है कि कितना प्रेशर है। उसके हिसाब से फिर आगे इसमें दवाइयां दी जाती हैं प्रेशर को कम करने के लिए, जिसको हम डायबिटिक्स कहते हैं, जिससे शरीर से पानी कम करा जाए। या कई बार ऐसे पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन जो हमने बात करी वो भी इंडिकेटेड है, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी। किसी का कार्बन अगर ज्यादा आता है तो एक वो घर पे आजकल हम बाइपैप मशीन आती है, वो भी हम लोग कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर सके। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है मेरा कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ राइट हार्ट ही ज्यादा इफेक्ट होता है? सीओपीडी में राइट हार्ट इफेक्ट होता है, लंग प्रॉब्लम में, क्योंकि जो लंग्स की सप्लाई है वो राइट हार्ट से लेके जा रही है। ठीक है ना, ब्लू ब्लड और रेड ब्लड। आपका जो ब्लू ब्लड है वो ब्लू वाला लंग्स में जा रहा है। जब लंग्स में ही प्रॉब्लम है तो वो ब्लू ब्लड ठीक नहीं हो रहा और हार्ट को फिर ज्यादा काम करना पड़ रहा है उसे लंग्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है ना, मतलब जिस जगह पे आप सप्लाई कर रहे हैं वहीं आपकी रुकावट है। तो ये हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको पंप करने के लिए, तो वो धीरे धीरे फिर वो अपना इफेक्ट कम होगी। एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा गया वो ये कि सीओपीडी के बाद आपका जीवन जो है वो कम हो जाता है, कितना आप जी सकते हैं इसके बाद? मतलब इसमें डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज कौन सी है सीओपीडी की। अगर आप अर्ली स्टेज पे हैं, आप अच्छे से अपनी प्रिकॉशंस ले लें और आपका दवाई भी प्रॉपर है तो आपकी नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी। लेकिन एडवांस स्टेज पे है, अगर आप सपोज एडवांस एक ई कैटेगरी की हम बात करें या जिसका लंग फंक्शन ऑलरेडी 30-40% से कम है, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरली 10 से 15 साल हम मानते हैं। और उसमें भी अगर आपको बार बार इन्फेक्शन ना हो, हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर रहती है। अगर आपको साल में हर बार 2 या 3 बार एडमिट होना पड़ रहा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरली 5 से 10 साल रह जाती है। और लाइफ क्वालिटी कैसी रहती है इसमें? क्या ऐसा है कि आप दवाइयों और इलाज के बीच में ही जूझते रहते हैं? अगर अर्ली स्टेज में है तो आपकी लाइफ की क्वालिटी एक नॉर्मल लाइफ के बाद, बट आपको दवाई रेगुलर लेनी है। जैसे और भी कोई बीमारी है, शुगर बीपी, आप दवाई लेके अपना सारे कार्य कर सकते हैं ऐसे ही। लेकिन लेट स्टेज में अगर आपको सांस में दिक्कत ज्यादा होने लगी है तो दवाइयों के बावजूद भी आपकी फिर थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज रहती है। सारी एक्टिविटीज शायद आप नहीं कर पाते और फिर कुछ तो डेफिनेटली नहीं, कई बार घर में नहाना चलना फिरना की दिक्कत होती है। जैसे जैसे स्टेज ऑफ सीओपीडी वर्सन होगी वैसे वैसे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों सफर करेंगे। आपने बताया कि कई बार चलना फिरना, आप रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे में रोल आता है परिवार के लोगों का। तो सीओपीडी के पेशेंट की केयर किस तरह से की जाए? केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके फैमिली सपोर्ट अच्छा रहे, जो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज में जैसे सफर कर रहा है उसको हेल्प करे, या उनकी लंग्स की एक्सरसाइजेस को ओवरसी करे, या उनकी दवाइयों को ओवरसी करे। तो अगर कोई फैमिली में है जो केयर अच्छे से दे पाए तो डेफिनेटली आउटकम बेटर रहता है ऐसे पेशेंट का। अगर अकेला कोई पेशेंट रह रहा है, वो सब नहीं कर पा रहा, दवाई नहीं ले पा रहा, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में दिक्कत रहने वाली है। दूसरा, इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपका सांस फूलता है ना तो आप डेली करके कहीं ना कहीं डिप्रेशन या परेशानी में भी आ जाते हो। तो कुछ % हमारे होते हैं जिनको हमें साथ में डिप्रेशन की और एंजाइटी की दवाई भी देनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको सांस नहीं आएगा तो आप कहीं ना कहीं घबराहट आपको होती है। और फिर लॉन्ग टर्म में वो डिप्रेशन में भी पेशेंट चले जाते हैं। तो फैमिली अगर सपोर्टिव हो तो ये कॉम्प्लिकेशन भी कम होती है, डिप्रेशन भी कम होता है। नहीं तो हमें कई बार ऐसी दवाइयां भी साथ में कुछ ऐसी भी चीजों का ख्याल रखना होगा कि उनको लंग इन्फेक्शन ना हो। डेफिनेटली घर में परिवार में अगर किसी को इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली आप उसको सेग्रीगेट करें, पेशेंट अलग रहे, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन कैच करना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैच करना बड़ा कॉमन है। ठीक, एक आपने एक्सरसाइज की बात की, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो सीओपीडी के पेशेंट कर सकते हैं ताकि उनके लंग्स
योगा जैसे मैंने बताया सबसे कॉमन अनुलोम विलोम कपालभाति जो और एक्सरसाइज है बहुत फायदा करती है। इसके अलावा एक बॉल वाली एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी, एक स्पायरोमीटर आता है जिसमें 3 बॉल्स होती हैं, उसको आप रेगुलर बेस पे करें। उसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, इन एंड आउट लेना, सांस रोक के फिर छोड़ना, जो कि एक्चुअली तो सब योगा से ही निकली है। तो अगर आप उसको यूज करें तो डेफिनेटली आपको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लंग्स में होने वाली एक समस्या की। लंग्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और पूरी बॉडी तक हम उसे कैरी करते हैं, जिसमें हमारा दिल मदद करता है। यहाँ दोनों ही चीजें उस बीमारी से इफेक्ट हो रही हैं, मतलब बॉडी के बाकी पार्ट्स तक ऑक्सीजन कम ही पहुंच रहा होगा। तो कुछ ऐसा भी है कि अगर आपको सीओपीडी है तो आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स या पार्ट्स पर इसका असर हो सकता है। अगर आपकी ऑक्सीजन कंसिस्टेंटली कम रहेगी तो जैसे ब्रेन आपका सुन होने लगेगा धीरे धीरे, आपकी ड्राउजीनेस होगी, या उससे पहले इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, या आपकी जो मेमोरी है वो फेड होने लगेगी। ऐसे ही अगर किडनी लीवर तक कम पहुंचता है तो राइट हार्ट फेलियर की वजह से लीवर में भी कई बार स्वेलिंग बढ़ जाती है। किडनी पे आपका अगर ब्लड कंसिस्टेंटली कम जाएगा तो धीरे धीरे किडनी भी वर्सन होने लगती है। और आपकी डाइजेशन में भी अगर आपका ब्लड कम पहुंच रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफेक्ट होगा, तो डेफिनेटली असर होता है इन चीजों का। डाइट किसी तरह से सीओपीडी में मदद कर सकती है? डाइट में हम जनरली कहते हैं कि सीओपीडी में ना एक प्रोटीन नरिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीओपीडी में प्रोटीन मेल नरिशमेंट बहुत होती है। प्रोटीन बॉडी में बहुत, क्योंकि आपका लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है, तो प्रोटीन को एक्स्ट्रा लेने की बहुत जरूरत है। ऐसे पेशेंट में हम थोड़े कहते हैं आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स आप कम रखिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से कार्बन ज्यादा बनती है तो फिर लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट हम लोग ऐसे पेशेंट में प्रेफर करते हैं। ठीक। सीओपीडी आपकी स्लीप को भी किसी तरह से इफेक्ट कर सकती है? स्लीप साइकिल भी इससे होती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी, कार्बन ज्यादा बनेगी शरीर में, तो स्लीप साइकिल आपकी डिस्टॉर्ट होगी। और सीओपीडी पेशेंट्स कुछ खासकर ओबीस जो होते हैं, जिनमें मोटापा साथ में जुड़ा हुआ है, उसमें एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया की प्रॉब्लम या इसको हम ओवरलैप सिंड्रोम कहते हैं, वो कॉमनली एसोसिएटेड है। ऐसे पेशेंट्स में हमको कई बार स्लीप स्टडी करके उनकी नींद की क्वालिटी असेस करके एक बाइकैप मशीन है वो भी कई बार साथ में यूज करनी पड़ती है। कुछ ऐसे टिप्स हैं, मतलब सोने के तरीके या सोने से पहले कुछ खाएं या कुछ, कि अगर आपको सीओपीडी है तो आप अच्छी नींद ले सकें? मतलब आप सोने से पहले लाइट मील लें, ज्यादा हैवी मील रात को ना लें। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कार्ब्स तो आपको डेफिनेटली नहीं लेने हैं, और लाइट मील लेने के बाद आप थोड़ा सा वॉक करें, कुछ भी एक्सरसाइज करें, इमीडिएटली लेट के ही ना सोएं, क्योंकि इसमें रिवेजिटेशन होना, एसिड बनने की चांसेस भी ज्यादा है। तो अगर आप इमीडिएटली लेटेंगे तो गैस्ट्राइटिस भी बहुत होगा आपको। तो अगर आप, और प्लस अपनी जो रात की दवाई है इनहेलर वगैरह वो प्रॉपर लेके सोएं, ताकि रात की नींद आपकी कंफर्टेबल। कुछ ऐसा कि राइट करवट लें या लेफ्ट लें ताकि ब्रीदिंग थोड़ा इजी रहे? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। खांसी सीओपीडी का एक लक्षण हो सकती है? खांसी, बलगम, सांस फूलना, ये कॉमन सीओपीडी के ये सारे लक्षण। तो एक बलगम से जुड़ा हुआ भी सवाल था कि कई बार ऐसा होता है कि सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि बलगम में स्मेल आती है, तो उसमें थोड़ा बताएं कि वो क्यों हो सकती है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करें? सीओपीडी में जब बलगम में स्मेल आने लगे, मतलब सीओपीडी एक्सासर्वेशन जब बढ़ गई है, उसकी हम 3 लक्षण होते हैं। या तो बलगम आपका फॉल स्मेलिंग हो, स्मेल वाला, या उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, या उसकी जो आपकी इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है और उसमें ब्लड आने लग गया। तो ऐसी 3 सिचुएशन में मानते हैं कि जनरली इन्फेक्शन कुछ ना कुछ आपको पकड़ा है, इसकी वजह से हुआ है। उसमें हमें एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना पड़ता है इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। कई बार हम एंटीबायोटिक्स एम्पेरिकली देते हैं, या कई बार बलगम की जांच करा के देख के क्या इन्फेक्शन है ना उस हिसाब से किया जाता है। कोई नेचुरल रेमेडीज हैं सीओपीडी को ठीक करने के लिए? नेचुरल रेमेडीज में जो एक्सरसाइज है एक तो वही नेचुरल सबसे पहले है। उसके अलावा खाने में, डाइट में अगर आप हेल्दी डाइट को देखें तो हेल्दी डाइट मानी गई है, इसमें नट्स हो गए, आपके प्रोटीन के जो भी पदार्थ हैं वो लें, और एक्स्ट्रा जैसे आज का जो जंक फूड है वो सब अवॉइड करें। तो ये सब एक तरह से नेचुरल रेमेडीज ही हैं जो स्मोक आपकी सीओपीडी में हेल्प करती हैं। शुक्रिया डॉक्टर। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर मानव मनचंदा, जिन्होंने सीओपीडी से जुड़े तकरीबन सभी सवालों के जवाब दिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं नीता शर्मा आपसे जल्द ही फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और एनडीटीवी इंडिया देखते रहें।